देखिए, ये सोशल वेलफेयर की स्कीम है मैरिज असिस्टेंट फंड। जो लड़कियां अनमैरिड हैं और जिनकी मैरिज होने वाली है, तो लास्ट पहले अभी कुछ टाइम पहले ये था कि उनको 38,000 प्लस 2 ग्राम सोना मिलता था। लेकिन अभी उसमें चेंज आया है कि अभी उनको 40,000 के बाद में 50,000 रुपीज उनके अकाउंट में आते हैं। एक तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जो मैरिज असिस्टेंट फंड है उसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये ऑनलाइन है। इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और उसमें सबसे पहले ये है कि जब लड़की की मैरिज फिक्स होती है और मैरिज का जब टाइम आता है, तो अब उसमें कैसे हम उसको शो करें कि इसको मिलना चाहिए, ये स्कीम का हकदार है या नहीं है। तो उसके लिए करप्शन ही की वजह से इतनी सारी बुराइयां पैदा हुई है। अगर करप्शन पे रोक लग जाती तो मुझे लगता है कि जो सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं वो सोसाइटी बन जाती। करप्शन कर रहा है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, अब ये बिल्कुल तय है। एक आम किसान, यहाँ तो जो फ्रूट ग्रोवर है वो भी एक किसान ही है। जी जी बिल्कुल। जो भी और एग्रीकल्चर से जो वाबस्ता है वो भी तो किसान है। उनका हर साल लपेट में आते हैं किसी न किसी वजह से। कभी बरसात होती है, कभी बर्फ होती है, कभी धूप होती है, कभी छाँव होती है, तो उनका नुकसान बहुत होता है। कोई ऐसी योजना जैसे सरकार नहीं बना रही। जैसे परसों सेब का इतना नुकसान हो गया तो उन्हें वो फेंकना पड़ा। अननेसेसरी जो ट्रैक है, रोड है दिल्ली या श्रीनगर, वो ब्लॉक किया जा रहा है। वो हजारों गाड़ियां वहां पे खड़ी की जा रही है सेब की। और जब वो मंडी जो माल कल बिकने वाला था 1000 रुपए की पेटी, वो फिर 200-300 में मंडी में। नाजरीन अस्सलाम अलैकुम। आज मुलाकात के इस प्रोग्राम में डॉक्टर फरीदा खान शामिल है। डॉक्टर फरीदा जी बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर की और बीडीसी चेयरपर्सन भी है। प्रोग्राम में आने का इनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया भी करते हैं इनका प्रोग्राम में आने का। सबसे पहले इनसे हम गुजारिश करेंगे कि थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे फरीदा जी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर फरीदा खान है। मैं MA MPhil PhD इकोनॉमिक्स में हूँ और BDC चेयरपर्सन सोपोर, स्टेट सेक्रेटरी बीजेपी J&K, प्रभारी श्रीनगर और नॉर्दर्न रेलवे बोर्ड मेंबर एंड इलेक्शन कमेटी मेंबर बीजेपी J&K। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सियासत में आने का आपने मशवरा किया, अपने जहन से ये आपकी जहन की पैदावार ही है। क्या समझ बैठे आप सियासत में आने का? आपको इरादा कैसे हुआ? या आप PhD किए हैं, आपके लायक और भी जगह हैं सरकार में काम करने की, तो क्या समझ कर आप आई हैं सियासत में? सियासत में आने का मेरा मेन जो इशू रहा वो यही था कि यहाँ कश्मीर में जब मैंने हालात ऐसे देखे कि लोगों का जो रुझान था, यहाँ कंप्लीट जब भी इलेक्शन होते थे उस वक्त पे बॉयकॉट होता था। तो एक क्वेश्चन अराइज होता था कि बॉयकॉट आखिर क्यों होता है कश्मीर में? हर जगह इलेक्शन होते हैं, 100% वोटिंग होती है, ऐसी कश्मीर में ऐसी क्या वजह है जो कि यहाँ बॉयकॉट होता है? ये मैंने 2014 में जब इलेक्शन हुए और मैंने स्टार कैंपेन के थ्रू मैंने अपना, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे उन्होंने 2014 में इलेक्शन कंटेस्ट किया था सुपुर से,
इंडिपेंडेंट, तब मैंने यहाँ का जो हालात देखे तो उसको देखकर मुझे बड़ा फील सा हुआ कि यहाँ जब वोटिंग ही नहीं होगी, हम भारत के नागरिक हैं और वोट जो है सबका राइट्स है, जब वोटिंग ही नहीं होगी, जब अपना लीडर ही नहीं होगा, तो कैसे काम होंगे, कैसे यहाँ डेवलपमेंट वर्क होंगे। जब हम जगह जगह यहाँ हम घूमे और देखा हमने, तो हमने देखा कि जो यूथ है तो वो कहते थे कि हमें तसल्ली हो गई। किस बात की तसल्ली हो गई वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। जब भी हम कहीं जाते थे तो कहते थे कि आवाम से मिले, वो लोग कह उनकी ये डिमांड थी यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, या यहाँ रोड की हालत बड़ी ख़राब थी, पानी का सिस्टम बहुत ख़राब था, लाइट नहीं थी। तो ये सब कुछ देखते हुए कि लगता था कि कश्मीर में काम करने की बहुत ज़रूरत है। और यही वजह थी कि जो मैं इस लाइन में मैंने अपने आप को जोड़ा और मैं आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्टेट सेक्रेटरी के नाते और बीडीसी चेयरपर्सन के सपोर्ट से आज मैं यहाँ डेवलपमेंट वर्क कर रही हूँ और उसमें सबका सपोर्ट कर रही हूँ। जितने भी हमारे पंच सरपंच हैं और जो आवाम है, जो एप्लीकेशन होती है उसको मैं आगे फॉरवर्ड करती हूँ और हम यही चाहते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट वर्क होने चाहिए जो लोगों की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, है ठीक है, आपका जज्बा लोगों की खिदमत करने का है। तो जहाँ एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि ख़वातीन के लिए क्या कर रही है आप, जैसे कि आप खुद आई है एक सेक्शन से जी, वो वुमेन सेक्शन से आई है और ख़वातीन के लिए आपको कुछ करना भी है। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है कि जो आपने किया है ख़वातीन के लिए यहाँ, खासकर सोपोर की बात मैं कर रहा हूँ। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगी कि लेडीज़ रिजर्वेशन जो है 33% है और कश्मीर में काम करने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और हम काम जिस लेवल पे कर रहे हैं और सपोर्ट जो मिलता है हमें वो बहुत ही एक अच्छी तरह से एक आवाज़ उठती है और आगे तक जाती है। जैसे हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कश्मीर में चल रही हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, उज्ज्वला योजना थी, और भी बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू हम लोगों को जोड़ रहे हैं जिसमें हमारी ख़वातीन उसमें जुड़ती हैं और काम करती हैं। जो आर्टिजन्स हैं उनको हमने जोड़ा है और एक वुमेन एम्पावर के नाम पर हम देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी हमारी वुमेन्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो सोपोर में काफ़ी अच्छे काम चल रहे हैं और कश्मीर में अगर ऑल ओवर में बात करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब से पंचायती राज एक्ट और सरपंच पंच बीडीसी डीडीसी सभी डिपार्टमेंट में भी हर लेवल पे यहाँ वुमेन्स का काफ़ी अच्छा रोल रहा है और वो अपना बखूबी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानती हैं और वो अपना काम करती हैं, लोगों की खिदमत कर रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम सब लोग जो वुमेन्स हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं कश्मीर में और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा फरीदा जी, जी, आपने इलेक्शन लड़ने का मन बनाया है, एमएलए या पार्लियामेंट्री? जैसे भी पार्टी का डायरेक्शन होगा उस पर हम विचार करेंगे। आपका इरादा क्या है? पार्टी का जो रहेगा रुझान और हमारा अपना भी कि हम लोगों की यहाँ खिदमत करें, यही मेरा एक सबसे पहला गोल जो है वो यही है। कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी होगी आपकी? ये तो अभी मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, टाइम ही बताएगा कि क्या होगा। जैसे हालात होंगे, पार्टी का जो डायरेक्शन होगा उसके हिसाब से हम विचार करेंगे। इलेक्शन लड़ने का अभी कोई आपने मन नहीं बनाया है? अभी इलेक्शन लड़ने का विचार तो है, लेकिन कहाँ से होगा कैसे होगा वो अभी आगे ही बता पाएंगे इस बारे में। ऐसा लोग क्यों समझते हैं कि जो भी आ रहा है सियासत में या पॉलिटिक्स में, जी, या तो वो अली बाबा का चिराग, वो है अलादीन का चिराग, डोंट
ढूंढ रहा है, इस पॉलिटिक्स में लेने आ रहा है, या अली बाबा की कुर्सी देखने आ रहा है, उस पर कब्जा करने आ रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग? सियासत एक गंदी चीज़ है, इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जो भी लोग कह रहे हैं कि जो पॉलिटिशियन होता है इसकी ज़बान सही नहीं होती, इसके वादे सही नहीं होते, इसकी ये जो क्या है डेवलपमेंट, जैसे वे बता रहे हैं आजकल वो जितने भी चार्टर्स होते हैं सही नहीं होते, क्या ऐसा क्यों लोगों में ये मैसेज गई है पॉलिटिशियंस की तरफ से? खासकर मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर पॉलिटिशियंस की अगर हम बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि हर कोई करप्ट होता है। काम करने का तरीका है अपना अपना, और सियासत को जैसे लोगों ने कहा है, कुछ लोग गंदी राजनीति भी करते हैं, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता है। इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि लीडर आप उसे चुनिए जो करप्ट ना हो। अदरवाइज वो लीडर क्या, जो करप्ट हो तो वो किस बात का लीडर है फिर? वो लोग जो आप चाहते हैं कश्मीर में चेंज, जो अभी बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है 370 के बाद में, अब लोग चाहते हैं कि अच्छा लीडर हो, डेवलपमेंट वर्क हो, हमारी जो जनरेशन है वो आगे बढ़े, देश में जो है उसका नाम रोशन हो, और हमारी जो यूथ है वो एक मेन स्ट्रीम से जुड़े। लोगों का रुझान अब जो है इस तरफ है। अब लोग वो भूल गए हैं कि पहले क्या होता था। लेकिन आज की डेट में जब भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है कश्मीर में, तो अब हर कोई यही चाहता है कि यहाँ पर कश्मीर में अच्छे से काम हो, डेवलपमेंट वर्क हो, जो एक लोगों की आवाज़ है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कमियां हैं। जब हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम सभी को दिखती हैं कि यहाँ कुछ भी काम नहीं हुए हैं। हाँ, जब काम किए जा रहे हैं, पंचायती राज एक्ट लागू हुआ, 3 टायर कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ डेवलपमेंट चल रहे हैं, तो अब आगे आने वाले टाइम में जब इलेक्शन होंगे और हमारे सीएम भी हमारे होंगे, लीडर्स हमारे अपने होंगे, तब लगेगा कि हाँ, कुछ यहाँ बहुत बड़ा और चेंज देखने को मिलेगा और डेवलपमेंट तेजी से हो जाएंगे यहाँ पर कश्मीर में। फरीदा जी, एक 75 साल का रिकॉर्ड लोगों के सामने है। जो भी सियासत में आए हैं उन्होंने लोगों को धोखा ही दिया है। जैसे कि डॉक्टर फारूक की बात करें, या उससे पहले महबूबा मुफ्ती की बात करें, उससे पहले जो मीर कासिम आए हैं, सादिक साहब आए हैं, बख्शी साहब आए हैं, शेख साहब आए हैं, लोग समझते हैं सब लोगों ने मिल के धोखा ही दिया है लोगों को। 75 साल का रिकॉर्ड है। जब ये माहौल होगा स्टेट में कि एक 75 साल का पूरा रिकॉर्ड सामने है, इस माहौल में आप अपनी नज़र से कैसे काम कर सकते हैं? देखिए, 75 सालों में जो यहाँ हुआ है कश्मीर में, उससे हम सब लोग वाकिफ हैं कि यहाँ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अगर हम 3 साल की अगर हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जब से यहाँ आई और काम करना स्टार्ट हुए हैं और एक आवाज़ उठी है और लोग भी उससे जुड़ गए हैं। पहले जो डर था, डर का माहौल बना हुआ था, वो अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब हर कोई यहाँ का कश्मीरी आवाम यही चाहती है कि कुछ भी हो, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट वर्क होना चाहिए। और वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने की बहुत ही ट्रांसपेरेंसी लाई है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती जा रही है और बढ़ गई है, और आगे भी लोगों की आवाज़ यही है कि यहाँ एक बड़ा चेंज होना चाहिए। जो पहले हुआ वो अब नहीं होना चाहिए। और हमारी सबकी कोशिश है, आवाम की भी कोशिश है कि ऐसे ही रूल लागू हो जो डेवलपमेंट करे और देश एक अच्छी उस पर पहुंचे। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम ही देखते हैं और सुनते हैं आवाम की आवाज़, या एप्लीकेशन के थ्रू या लोगों से बातचीत के थ्रू जो भी बातें हमारे सामने आती हैं, तो लगता है कि वाकई यहाँ बहुत कमियां रह गई हैं और बहुत कमियां हैं और अभी काम करने की यहाँ बहुत ज़रूरत है। और लोग भी यही चाहते हैं कि अब उन्हें रोड चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए, और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, जो स्कीम्स चल रही हैं, पहले हमारे को सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स नहीं मिलती थी,
आज हमारे को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का फायदा मिलता है, हमारी बेनिफिशरीज हैं। यहाँ का जो यूथ है वो अब पूरी तरह से यही चाहता है कि यहाँ चेंज होना ही चाहिए। जो हमने पहले सहा है वो अब नहीं सहेंगे। तो माइंड भी अब वैसे ही डेवलप हो गए हैं और जब दिखता है वही बोलता है। कहते हैं ना, जैसे जो दिख रहा है वही बोल रहे हैं। यहाँ डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं तो आज हर कोई यहाँ बोलता है कि यहाँ डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं। जी ठीक है। हम समझ रहे हैं कि जैसे बीजेपी जब मैदान में आई है तो इन्होंने बहुत सारे दावे किए हैं कि एक तरक्की के, पढ़ाई के, लिखाई के वगैरह, ये क्रिमिनल लॉज है वो भी खत्म करेंगे। ऐसे ऐसी चीजें उन्होंने बताई, जैसे कि रोजगार का, एक एम्प्लॉयमेंट का उन्होंने ये दावा किया है कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे, या सबका साथ सबका विकास करेंगे हम, या अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये भी एक नारा था बीजेपी का। मगर रोजगार के जो अवसर है अभी नहीं दिखते हैं। यहाँ कहीं रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। ये जो नौजवान जितने पढ़े लिखे हैं तो सब उनकी नज़र है सरकार पर कि रोजगार कहाँ है, जो आप जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी ने दावा किया है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी, दरअसल देखिए, जब हम अगर बात करेंगे पहले की टाइम पर तो वो समय कुछ और था। आज का समय पूरी तरह से चेंज हो चुका है। रोजगार में पहले नोटिफिकेशन नहीं निकलते थे, वो कैसे नौकरियां लगती थी, कैसे जॉब लग जाते थे लोगों के, वो हम सबको पता है, लोग वो जानते हैं वो कैसे होते थे। लेकिन आज नोटिफिकेशन निकलता है बाकायदा और एग्जाम क्लियर करना होता है। किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं है। जिस तरह पहले की धांधली होती थी इंटरव्यू में, अब वो हटा ही दिया गया और नोटिफिकेशन के थ्रू, एग्जाम के थ्रू लोगों को सीट मिल रही है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज इतनी ट्रांसपेरेंसी है तो आने वाले टाइम में कितनी होगी। जब हमारे एमएलएज और हमारे अपने चीफ मिनिस्टर होंगे तो आने वाला टाइम मुझे लगता है कश्मीर के लिए बहुत ही गोल्डन चांसेस होगा। जब हमारे जितने भी युवा हैं, जितने भी यूथ हैं जो पास आउट करके निकलेंगे तो उनको जॉब, उनको बिजनेस और कहीं ना कहीं वो इंगेज हो जाएंगे। जो पहले हुआ वो अब नहीं है। वही हम कहना चाहेंगे कि जो पहले सिचुएशन थी कश्मीर की वो अब नहीं रही और ना रहेगी। अब वो समय आने वाला है, वो टाइम आने वाला है जब हर कोई इंगेज होगा, चाहे वो बिजनेस के फील्ड में आगे जाए, चाहे जॉब के थ्रू आगे जाए। और आज ये डिमांड हमारी फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। आने वाला टाइम कश्मीर के लिए और देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, एक स्कीम चल रही थी मैरिज असिस्टेंस, जी, मगर बदकिस्मती की बात है अगर कहा जाए कि ये स्कीम जो चलाई गई है, बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जिनकी मैरिज हुई है, 1 साल हुआ है, किसी का 2 साल हुआ है, किसी के 6 महीने हुए हैं, मगर उनको वो असिस्टेंस नहीं मिल रही है। ऐसा ये है, हमारे पास एक रिकॉर्ड है, 1000 के करीब ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने सोशल वेलफेयर में एप्लीकेशन दी है मगर उनको असिस्टेंस मिली है। मगर मैरिज 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हुए हैं, मगर अभी तक उनका, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं लेडीज का एम्पावरमेंट के लिए भी काम कर रही हूँ, तो यहाँ क्या हो रहा है फिर? जैसे कि ये 1000 से आसपास लड़कियां जिनकी मैरिज हुई है सोशल वेलफेयर से, इनको मैरिज असिस्टेंस नहीं मिल रही है, तो क्या कहेंगे आप फिर? देखिए, ये सोशल वेलफेयर की स्कीम है मैरिज असिस्टेंट फंड। इसमें यह है कि जो लड़कियां अनमैरिड हैं और जिनकी मैरिज होने वाली है, तो पहले अभी कुछ टाइम पहले ये था कि उनको 38,000 प्लस 2 ग्राम सोना मिलता था। लेकिन अभी उसमें चेंज आया है कि अभी उनको 40,000 के बाद में 50,000 रुपीज उनके अकाउंट में आते हैं। एक तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जो मैरिज असिस्टेंट फंड है उसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये ऑनलाइन है
इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और उसमें सबसे पहले ये है कि जब लड़की की मैरिज फिक्स होती है और मैरिज का जब टाइम आता है तो अब उसमें कैसे हम उसको शो करें कि इसको मिलना चाहिए, ये स्कीम का हकदार है या नहीं है। तो उसके लिए इन्हें अपना जो कार्ड होता है, मैरिज कार्ड, उसको अपलोड करना है और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है इसमें। या तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में कहीं फॉल्ट हो जाता है इनसे, तो वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाते हैं, या 2016-17 के कुछ केस पेंडिंग थे तो उसमें उनको कुछ नहीं मिल पाया है, ये वही केस होंगे, हो सकता है। बाकी जितनी भी लड़कियां आज की डेट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रही हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन फंड के लिए, उनको 50,000 रुपीज मिल रहा है। और ऐसे बेनिफिशरीज हमारे बहुत हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कश्मीर में सोपोर की अगर हम बात करें, अपने पूरे एरिया जेंगे की, तो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप पूरे कश्मीर में 60,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। मैरिज असिस्टेंस फंड का भी हमारे पास रिकॉर्ड है। बाकी अगर आप जैसे ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो उसका कारण यही हो सकता है कि इन लोगों ने कहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में कोई फॉल्ट इनको आया है। जैसे मेरी बात हुई है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बारामूला से, पूरी वेरिफिकेशन हुई है, डाटा अपलोड हुआ है पूरा, तो वो ये कह बैठे हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है। जब सेंटर से ये ऑनलाइन होगा, जब वहां से पैसा आएगा तो डायरेक्ट इनके अकाउंट में चला जाएगा। अब लेटेस्ट जो आ रही है वेरीफाइड जो केसेस है, वेरीफाइड जी, जो पड़े हैं वहां पर, जिनकी वेरिफिकेशन हुई है, पूरा डाटा अपलोड हुआ है, वो 1100 के आसपास वो पेंडिंग है। 1 साल से, 1.5 साल से, 6 महीने से पेंडिंग केसेस है। तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर में अभी जो कह रहा था, मेरी बात हुई है, तो वो कुछ कहने से माजूर है। वो कह रहा है कि मुझसे तो नहीं हो सकता है, तो ये जब आएगा पैसा तो सेंटर से आएगा, तो देना तो उन्हीं को, तो अगर करेंगे तो वो वहीं से अकाउंट में ऐड करेंगे ये मैरिज असिस्टेंस। तो आप कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि वैसा हो रहा है। नहीं देखिए, अभी जैसे आप बता रहे हैं वो मेरे नोटिस में नहीं है। मैं एक बार और बात करके इस बारे में क्लियर करूंगी कि ये क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो फंड्स अवेलेबल है और ऐसी अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। हाँ, ये थोड़ी कंप्लेंट सुनने में आई थी कि वो अपलोड नहीं हो पा रहा है या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हमने सोशल वेलफेयर ऑफिसर से भी बात करी थी और उन्होंने भी यही बताया कि ऐसा कोई हमारे पास सोपोर में कोई पेंडिंग केस नहीं है, कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे और सबको मिल रहा है। कि मैं डिस्ट्रिक्ट पूरे बारामूला की बात डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात जो आप कह रहे हैं, तो उसमें भी ऐसी मेरे को अभी कोई कंप्लेंट किसी ने नहीं करी है। हाँ, इतना जरूर है कि ये सुनने में आया है कि अपलोड करते में प्रॉब्लम आती है, अपलोड नहीं हो पाता है। तो हो सकता है उसमें कुछ फॉल्ट हो या कुछ ऑनलाइन करते में कोई सर्वर डाउन हो या कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम हो, तो वो हो सकता है। ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उसने क्लियरली ये कहा कि ये मामला मेरे हाथ में नहीं है, ये मामला सेंटर के हाथ में है। वही पैसा देंगे, वही पैसा डालेंगे। तो मेरे यहाँ से पूरी तरह से जितनी भी वेरीफाइड केस से अपलोड हुए हैं और पूरी कार्रवाई हुई है, तो अब मुझे इसमें मेरा कोई अमल दखल इसमें नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की बात है, सोशल वेलफेयर की। तो वो इसमें कह रहा है कि मेरा कोई इसमें अमल दखल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि वही करेगा। ठीक है, इस बारे में अगर आपने मुझे ये बात बताई है, मैं एक बार बात करूंगी कि इसमें क्या है। हो सकता है जितना बेहतर हो सकेगा उतना हम करेंगे। अच्छा, आंगनवाड़ी सेंटरों से शिकायत मिल रही है जी, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं आंगनवाड़ी सेंटर, बच्चे वहां पे है, उनको वो सब स्टैंडर्ड चना मिल रहा है, सब स्टैंडर्ड तेल मिल रहा है, दाल चावल वगैरह क्या क्या मिल रहा है न्यूट्रिशन के चार्टर में। तो यह भी शिकायत आ रही है कि अगर किसी सेंटर को 15 लीटर तेल देना है तो 12-13 नहीं दे रहे हैं, या 10 लीटर दे रहे हैं, कि मगर उनसे लिख कर ले रहे हैं कि आपने 15 लिए हैं, 15 लीटर लिए हैं, और देते तो 10 ही है।
ये कलर वगैरह अकाउंटेंट मिलकर ऐसा कर रहे हैं। या किसी जगह चना 50 केजी देना है तो वहाँ उनको 40 ही केजी देते हैं, मगर लिखकर बराबर ले लेते हैं 50 केजी हमने डिलीवर किए हैं। ये भी शिकायत आ रही है अक्सर सेंटरों से, और सेंटरों से ये भी शिकायत आ रही है जो उनको मिल रहा है सेंटर वालों को, वो बच्चों में नहीं दे रहे हैं, वो बच्चों में नहीं दे रहे, प्रॉपर डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। तो कभी आप इस तरफ गए हैं कि जी हाँ, ऐसा मैं क्यों, क्या हो रहा है, ये सबसे चना क्यों आ रही है? आंगनवाड़ी सेंटर्स में मैंने खुद जाके सर्वे किया है, वहाँ प्रॉपर हमने देखा है कि वहाँ सामान अवेलेबल है, और बच्चों को हमने वहाँ देखा भी है कि वो किस तरह का न्यूट्रिशन दे रहे हैं, जिसमें एग भी है, चना भी है, राइस भी है, सभी कुछ अवेलेबल है वहाँ पर। अगर जैसे आप कह रहे हैं कि 10 केजी का अगर है, मतलब 15 केजी का है तो 10 केजी दे रहे हैं और वो लिखवा रहे हैं, बिल्कुल। तो ये ऐसा हम होने नहीं देंगे। अगर ऐसी कोई शिकायत है तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, किसान, एक आम किसान, यहाँ तो जो फ्रूट ग्रोवर है वो भी एक किसान ही है, जी जी बिल्कुल, जो भी और एग्रीकल्चर से जो वाबस्ता है वो भी तो किसान है। उनका हर साल लपेट में आते हैं किसी न किसी वजह से। कभी बरसात होती है, कभी बर्फ होती है, कभी धूप होती है, कभी छाँव होती है, तो उनका नुकसान बहुत होता है। कोई ऐसी योजना जैसे सरकार नहीं बना रही, जैसे परसों सेब का इतना नुकसान हो गया तो उन्हें वो फेंकना पड़ा। अननेसेसरी जो ट्रैक है, रोड है दिल्ली या श्रीनगर, वो ब्लॉक किया जा रहा है, वो हजारों गाड़ियां वहां पे खड़ी की जा रही है सेब की, और जब वो मंडी जो माल कल बिकने वाला था 1000 रुपए की पेटी, वो फिर 200-300 में मंडी में बिक गई, क्योंकि धूप ने उसको, जो वो धारा थी धूप की, तेज धारा थी, उससे खराब हो गया माल। तो इस तरह जो रवैया है सरकार का किसान के साथ, जैसे कोई पहले हार्टिकल्चर कोई स्कीम नहीं आ रही है किसानों के लिए, एग्रीकल्चर कोई स्कीम नहीं आ रही है किसानों के लिए, और ये अब ये क्रॉप है, एप्पल का क्रॉप है, सीजन है इसका सेब का, तो इसमें भी गवर्नमेंट इनको सपोर्ट नहीं कर रही है कि अननेसेसरी ट्रैफिक वाले इसमें हर्डल्स कर रहे हैं, और बाकी चीजें भी हो रही है रास्ते में, देखिए बेचारे परेशान है। इसमें हमने जो आप कह रहे हैं, आपने बताया हमें कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, देखिए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, इसमें हमने देखा है कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने अपनी स्कीम्स दी हैं, और इसमें 50% डिस्काउंट, मतलब 50% जो है सब्सिडी दी गई है। हाइब्रिड प्लांट्स दिए जा रहे हैं किसानों को, और उनको अवेयर भी किया जा रहा है। अवेयरनेस प्रोग्राम जगह जगह दिए जा रहे हैं, पंचायतों में दिए जा रहे हैं, जितने भी सरपंच हैं हमारे वो सब उसमें इन्वॉल्व हैं, और उनके थ्रू लोगों, मतलब जो किसान हैं उन तक बात पहुंचाई जा रही है, और लोग आगे भी आ रहे हैं। नर्सरी है, वहां से भी प्लांट दिए जा रहे हैं। रही बात ये कि कुछ जैसे कि ट्रैफिक का मसला है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमने उस बात को आगे किया है, आगे तक पहुंचाई है, और आगे आने वाले टाइम में ये भी मसला नहीं रहेगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा। और जो हमारे किसानों को मोदी जी ने 6-6 हज़ार रुपए दिए हैं, और उसका फायदा हमारे सारे किसान भाइयों को मिल रहा है, तो देखिए ऐसा तो नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है। और जरूरी यह है कि जहां ये शिकायतें आ रही हैं तो उनसे भी हम बात करना चाहेंगे और आगे बात करेंगे, तो ये जरूर सॉल्व हो जाएंगी बातें। अच्छा फरीदा जी, किसान कहते हैं कि जब पेड़ उनको मिल रहा है, जो पेड़ उनको मिल रहा है वो सूखा होता है, सूखा हुआ होता पेड़ जो डिलीवर किए जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर से, उसकी जो एज है, लाइफ है, सर्वाइवल लाइफ वो खत्म हो चुकी होती है, तो फिर वो डिलीवर करते हैं। ऐसा है। और जब उनको देना होता है तब नहीं देते हैं, जब उनका सीजन भी खत्म ऑफ हुआ होता है कि लगाने का या बोने का या इसमें जमीन में, वो टाइम ही नहीं होता है, और पेड़ भी सूखे हुए होते हैं। ऐसा तो नहीं है, मैं इतनी जगह गई हूँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी, और नर्सरी भी मैं देख रही हूँ, सब जगह आप देखिए। यहाँ कश्मीर में एक बहुत ही अच्छा एक नया कंसेप्ट है कीवी का,
तो कीवी आज कश्मीर में इतने अच्छे से हो रहा है, और एक कीवी की जो कॉस्ट है वो 25 रुपीज या 30 रुपीज है। अगर लोग इसमें आगे आए और इसको मतलब अडॉप्ट करें तो ये बहुत ही अच्छा, और मैं कहती हूँ कि इसमें बहुत ही प्रॉफिट है। अब रही बात ये कि आप जैसे अभी आपने कहा कि वो सूखे हुए पेड़, क्यों लेकिन ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा है। ये तो मैं खुद जाती हूँ और जाकर मैं देखती हूँ, वहां बात करती हूँ, और मैंने जो प्लांट्स वहां देखे, वहां ऐसा कोई सूखा हुआ प्लांट नहीं देखा है हमने। कि हाँ, आपने वही देखा होगा जो मैं खुद जाती हूँ, बिल्कुल मैं फील्ड में रहती हूँ और मैं जाके देखती हूँ, और जिन लोगों को वो देते हैं तो बिल्कुल अच्छे प्लांट्स। और बस एक स्कीम इसमें ये भी है, अगर ऐसा कुछ ऐसा होता है, मान लीजिए प्लांट्स अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है प्लांट में और वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, तो दवाइयां भी फ्री हैं। बाकी इसमें रिप्लेसमेंट का भी एक इसमें कंसेप्ट है, तो उसको रिप्लेस भी किया जाता है। तो ऐसी तो कोई शिकायत नहीं है अभी फिलहाल, मैं मतलब ये कहना चाहूंगी। और अगर ऐसा कोई केस अगर आता है सामने तो इस बात पे हम जरूर आगे बात करेंगे, उस पर भी एक्शन लेंगे अगर ऐसी कोई बात होती है तो। वैसे अभी तक कोई केस ऐसा नहीं आया है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। जब कोई शिकायत लेकर के आएगा तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आप इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से करेंगे जी, और उनको बख्शने वाले नहीं है आप। जो लोग इस तरह का करप्शन करेंगे या इस उसमें जो भी कंप्लेंट किसी के खिलाफ आएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, स्ट्रिक्टली उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और वो बिल्कुल ये समझ लें कि अब वो टाइम नहीं है, अब टाइम दूसरा है जहां की अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है। और करप्शन केस में जो भी अगर इस तरह से बात अगर सामने आती किसी करप्शन की, तो ये इसको बख्शेंगे नहीं हम लोग। जी बिल्कुल ठीक है। मगर जैसे बहुत सारे डे मनाए जा रहे हैं, कल जश्न सोपोर मनाया गया, परसों जश्न बारामूला मनाया गया, ऐसे मना रहे हैं जी। एनुअल डे मना रहे हैं कॉलेजों में या स्कूलों में, या पहले सरकार मना रही थी, यहाँ जश्न कश्मीर मना रही थी। ऐसा क्यों नहीं मनाया जा रहा है कि एंटी करप्शन डे क्यों नहीं मनाया जा रहा है, कि लोगों को अवेयर क्यों नहीं किया जा रहा है कि करप्शन ना दे। करप्शन के लिए कोई हेल्पलाइन ऐसी रखनी चाहिए कि तुरंत कार्रवाई हो, या क्राइम के लिए कोई ऐसी हेल्पलाइन होनी चाहिए कि क्राइम का तो कोई टाइम ही नहीं है, तो उसमें बिना टाइम, विदाउट एनी टाइम कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप यकीन करेंगे, देखिए एक साल से 6 महीने से 3 महीने से फाइलें पड़ी है क्राइम ब्रांच में, मगर कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्री है, सब कुछ है, मगर कार्रवाई नहीं हो रही। एक टेबल से फाइल दूसरी टेबल तक जाने में 3 महीने लगते हैं, एक कमरे से फाइल दूसरे कमरे में जाने में 4 महीने लगते हैं। अब ये हाल हमारे अगर क्राइम ब्रांच का होगा तो विजिलेंस का क्या होगा, एंटी करप्शन का क्या होगा? लोग कहते हैं कि वो सिलेक्टेड केसेस पे काम कर रहे हैं। विजिलेंस, वो जो लोग शिकायत कर रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं जा रहे। बहुत बड़ा करप्शन कर रहे हैं, बड़े लोग कर रहे हैं, सेक्रेटरीट में कर रहे हैं करप्शन ही की वजह से इतनी सारी बुराइयां पैदा हुई है। अगर करप्शन पे रोक लग जाती तो मुझे लगता है कि जो सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं वो सोसाइटी बन जाती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है इसी की बातों के खिलाफ है। जो करप्शन यहाँ होते थे या जो करप्शन कर रहा है उनको बख्शा नहीं जाएगा, अब ये बिल्कुल तय है। रही बात ये क्राइम जो बढ़ रहे हैं, तो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट बैठा है, जो भी क्राइम कर रहा है तो पुलिस डिपार्टमेंट उस पर एक्शन लेता है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं जहां जहां ये शिकायतें आ रही हैं तो वो भी जैसे आपने बताई कुछ चीजें वो सभी की नोटिस में होती हैं। लेकिन इस चीज को अभी इतना कुछ चेंज आया है इतने कम टाइम में, तो आने वाले टाइम में हम फिर वही बात कहेंगे कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला है, ये चीजें रहेंगी नहीं यहाँ पर। और जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, बार बार वही रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि यही दो चीजें ऐसी हैं जो कि कश्मीर में चेंज ला रही हैं। डिपार्टमेंट्स में अगर कुछ करप्शन होता है
तो हमारे पंच हैं, सरपंच हैं, बीडीसी हैं, डीडीसी हैं, वो उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में अगर इस तरह की कंप्लेंट आती है तो ये बताना चाहिए। और ये जो क्राइम जो भी हो रहे हैं, ये कुछ वजह है, जैसे हमारा यूथ जो है ड्रग्स के अंदर जा रहा है, और हम ड्रग्स के लिए एक आवाज उठा रहे हैं कि भाई यहां अपने जितने भी हमारा यूथ है उनको बचाया जाए और उनको ड्रग्स से निकाला जाए। उनके लिए भी हमने कैंपेन चला रखी है। हमारे चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारे इलेक्टेड पर्सन हो, सभी इस काम में जुटे हैं। और हम एक ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि जो फैमिली है वो भी आगे आए। और ये बहुत बड़ा क्राइम मुझे लगता है कश्मीर में है, जो कि ड्रग्स फैला हुआ है यहाँ पर, इसको रोका जाना चाहिए। और हमारे जितने भी, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं जो ड्रग्स में चले गए हैं, उनकी काउंसलिंग कराएं, उनको वापस लाएं, मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए और इन सब चीजों पर बैन हो। हम इस पे भी काम कर रहे हैं। बाकी इतने कम टाइम में इतना सब कुछ करना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पार्टी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और देखते ही देखते बहुत कुछ यहाँ की कश्मीर की चीजें चेंज हो गई। और आने वाले टाइम में जरूर हम ये कहेंगे कि बहुत अच्छा टाइम आ जाए कश्मीर के लिए, और कश्मीर अपने सही रास्ते पे और सही उस पर चले। दरअसल हम बात ये कह रहे थे कि करप्शन डे, ऐसी तजवीज लोगों से नहीं, अच्छा concept एंटी है आपका, करप्शन डे बिल्कुल। कॉन्सेप्ट दिया जाए, होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए जी, मैडम कल डिग्री कॉलेज सोपोर की बात करें या बारामूला की बात करें या और किसी कॉलेज की बात करें, जश्न सोपोर, तो मुझे इसका मकसद नहीं समझा। जश्न सोपोर क्या है या जश्न बारामूला क्या है? इस पर पैसे भी लगते हैं ना ऑर्गेनाइज करने में। अगर वो पैसे बच्चों की तालीम पर खर्च हो जाए तो ये सुरूर महफिल सुरूर या रक्स साजी की करने की क्या जरूरत है? कम से कम रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए ना, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए ना। जिस महफिल का कोई मकसद ही ना हो, कोई मतलब ही ना हो, वो मनाए क्यों? जश्न सोपोर का कोई मतलब है क्या? मुझे समझाइए। नहीं, कश्मीर में अगर हम बात करें कि यहाँ का अगर जश्न तालीम मनाते तो मुझे लगता है अच्छी बात थी कि मैं भी जाता एक प्रोफेसर से, मैं ये सवाल करता कि आप 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं तो आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? मैं लेक्चरर से पूछता 2 लाख रुपए आप ले रहे हैं, आप बच्चों को क्या दे रहे हैं? हम आपको 2 लाख रुपए दे रहे हैं, तो 2 लाख के इवज आप क्या दे रहे हैं? उसके मुआवजे में क्या दे रहे हैं आप? वो ये दे रहे हैं हमको, जश्न कश्मीर देगा क्या? नहीं, आपने जैसे ये अच्छा कंसेप्ट है आपका कि आप जैसे कि डे मनाने की बात करें, एजुकेशन डे मनाने की, जहाँ पे अकाउंटेबल एक प्रोफेसर को, एक प्रिंसिपल को, एक लेक्चरर को, एक टीचर को बनाना है और लोगों को पूछना है कि भाई आपको हम 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, आप टीचर है, 1 लाख रुपए आपको दे रहे हैं, आप टीचर है, आप क्या दे रहे हैं हमें? सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? किस बात का ले रहे हैं आप 1 लाख रुपए? ऐसी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं, देखिए तो डिसीव कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जो फंक्शन की जो है इस पे पैसे लगाते, बच्चों का पैसा है, स्कूल का पैसा है, कॉलेज का पैसा है, ये सोसाइटी का पैसा है और ये जाया हो रहा है। देखिए, इसमें ये बात है कि कल्चर, कश्मीर का जो कल्चर है, ये एक बहुत ही मतलब अच्छा और बहुत ही डिफरेंट है। लोगों तक बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कश्मीर के कल्चर को नहीं जानते हैं। अब ये चीज जो आज के टाइम में हो रही है यहाँ पे कि डे मनाया जाता है और उसमें वो कल्चर, कश्मीर के कल्चर को प्रमोट करना, टूरिज्म डिपार्टमेंट को प्रमोट करना, मतलब जो कर रहा है, और टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, इससे लोग आते हैं, टूरिज्म रेवेन्यू है, और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड चीजें हैं सारी। तो हमें लगता है कहीं जैसे आपने अभी बोला कि कोई एंटी करप्शन डे वगैरह कुछ इस टाइप का मनाना चाहिए, तो ये होना चाहिए। इस पे आपने इसको जो आपने एजुकेशन डे कहा, एजुकेशन डे है, ये अच्छा कंसेप्ट है आपका, तो इस पे भी हम काम करेंगे
और जरूर ये कोशिश करेंगे कि ये इस तरह से मनाई जानी चाहिए, क्योंकि मेन जो है हेल्थ, एजुकेशन, ये देश के लिए, कश्मीर के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे बच्चे डेवलप हों और आगे आगे बढ़े और नाम रोशन करें। तो ये आपका अच्छा कंसेप्ट है, तो इस पे भी हम काम करेंगे। मुझे तो ये लगता है कि अकाउंटेबल हर एक को बनना है और बनाना भी है। जी जी बिल्कुल। हाँ हाँ। अब यहाँ रही बात, मैं ज़ेनगिर बेल्ट की बात कर रहा हूँ। 40,000 से ज्यादा लोग वहां रहते हैं। जो तहसील की जो बाइफर्केशन हुई है, वो पहले तहसील सोपोर के साथ थे, फिर सोपोर से काट के उनको डांगरपुरा से मिलाया गया। 40,000 लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 3 साल से लड़ रहे हैं केस। हमारे जो मुश्किलात है वो ये है कि हमको सरकार ने डांगरपुरा से, तहसील डांगरपुरा के साथ मिलाया है, जबकि हमारी कनेक्टिविटी सिर्फ 2-3-5 मिनट का ये बीच में कौन सा ये डिस्टेंस है, सोपोर की कनेक्टिविटी। इसके साथ जो काम हो रहे थे, हमारा काम हो रहा था, हमारा सब कुछ हो रहा, हॉस्पिटल है वगैरह वगैरह सब कुछ है, तो जो सोपोर से काट कर उनको डांगरपोरा के साथ मिलाया गया, बिना लोगों को पूछे, बिना लोगों को सख्तियों में डाला है, बिना लोगों को पूछे, बिना लोगों को कहे। ऐसी सरकार होती है क्या जो बिना लोगों के कहे, बिना लोगों के पूछे? तो बीजेपी का क्या रोल है कि लोगों की मर्जी के बगैर उनको नहीं, ऐसा तो एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा या उनके साथ में कोई गलत हो रहा है। ये जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई है, आप देख सकते हैं, उसमें भी लोगों का, जब हमने लोगों से बात करी है तो ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे सामने तो नहीं आई है कि उन्होंने ये कहा हो, कंप्लेन करी हो कि हाँ कुछ डिमांड रही है। वो डिमांड हमने आगे पहले से भी, जब बैक टू विलेज हुआ था तब भी ये डिमांड रही और अभी भी ये डिमांड्स आगे गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नाइंसाफी कुछ हो रही है। देखिए, ऐसा तो अभी तो कोई इस तरह का कोई हमें नहीं लगता है कि इस तरह कुछ किया जा रहा है कश्मीर में। यहाँ जितना भी काम किया जा रहा है लोगों की रजामंदी के लिए और लोगों की अच्छाई के लिए किया जा रहा है। अगर कहीं कुछ ऐसी बात आती है तो देखिए आगे भी बहुत चांस है। अभी दिन ही कितने हुए हैं और टाइम तो बहुत कम, इतने कम टाइम में इतना सब कुछ चेंज होना और इतना अच्छा होना। चेंज भी ऐसा नहीं कि बुरा चेंज हुआ है, अच्छा चेंज होना, अच्छा चेंज लाना। लोगों की सोच चेंज हो गई। लोगों का पहले एक वो टाइम था जब लोग यहाँ स्टोन पेल्टिंग किया करते थे। वो टाइम था जब हर घर से एक किसी ना किसी की डेथ होती थी। आज वो टाइम ऐसा है, आज का टाइम ऐसा है कि जब यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग पूरी तरह से रुक गई। आज हर कोई इंसान खुश है, कम से कम डेथ तो नहीं हो रही और इतने डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं। तो इतने कम टाइम में इतना अच्छा चेंज होना, ये एक बहुत बड़ी बात है कश्मीर के लिए। और जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ेगा, डेवलपमेंट वर्क बड़े होंगे, यहाँ लोग इंगेज होंगे, अच्छा समय आ चुका है यहाँ पर, तो ये अपना भी सब कुछ यहाँ की आवाम देखेगी कि क्या चेंज है और लोग खुश हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ लोग खुश हैं। अभी तक जो पहले और अभी की अगर हम कंपेयर करें तो आप देखिए कि काफी लोगों की ये भी बात आगे आई है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। ये एक सोच बनी है। पहले लोग डरते थे बीजेपी का नाम लेने से, आज लोग खुलकर बोलते कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है। पहले ये सोचते कि इतना करप्शन था, आज यहाँ ये सुनने में मिलता है कि नहीं भाई, करप्शन खत्म हो गया है और यहाँ अकाउंटेबिलिटी है। हर बात को पूछा जाता है। अगर फंड्स हैं तो कितने काम हुए, कितने फंड्स हैं, सरपंच को कितना फंड्स है, बीडीसी को कितना फंड्स है, डीडीसी को कितना फंड्स है। तो देखिए, ये इतना चेंज होना कश्मीर में इतने कम टाइम में अपना में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सहमत है हम आपके विचार से। मगर लोग ये कह रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है उनकी राय का एहतराम नहीं किया जा रहा है। जैसे अभी मैं ये कह रहा हूँ तो ज़ेनगिर बेल्ट का वो सेक्रेटरी तक पहुंच गए हैं, चीफ सेक्रेटरी के पास भी गए हैं। तो ऐसा कह रहे हैं लोग, हमारी राय का एहतराम नहीं किया जा रहा है बीजेपी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर जगह पॉजिटिव और निगेटिव सोच होती है। कुछ लोग कहते हैं, जो पॉजिटिव सोच
रखते हैं वो कहते हैं कि नहीं अच्छा हो रहा है, जो नेगेटिव सोच रखते हैं वो हल्ला मचाने लग जाते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है। लेकिन करना तो है ना, जो सही है वही करना है और वही हो रहा है। तो अभी हर काम में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें चलती हैं। एस्पेक्ट्स है। तो ये चीजें तो देखिए इंसान को खुद समझना है कि सही क्या है और गलत क्या है। जो सही है वो सही। अब इतने डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं हमारे, जो लोग कहते हैं कि इतने होने के बाद में भी कह देते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई कैसे नहीं हो रहा, आप आइए देखिए, क्या हम बताते हैं कैसे, हम पूरा हिसाब देते हैं कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। इतने डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, इतनी स्कीम्स है हमारी, हर डिपार्टमेंट को हमने टच किया है। एनिमल हस्बेंड्री है, लोग वहां हमने इतने कैंप लगाए हैं, हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाए हैं। हर तरह के कैंप लगा के लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम देना, लोगों को आगे लाना, उनको स्कीम्स का फायदा दिलाना, ये सारे काम हो रहे हैं कश्मीर में, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर वही है कि पॉजिटिव और निगेटिव, किसी को वो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, किसी को वही चीजें बहुत बुरी लगती हैं। तो ये डबल माइंड जो चलता है ना, तो वहाँ जो डेवलपमेंट वर्क है ना उसमें भी वो करने नहीं देते, उनको रोकना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी इशू बनाते हैं और रोकते हैं, जबकि ये रोकने वाले काम है नहीं, सबके लिए काम किया जा रहा है। मोदी जी ने सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो एक जोड़ा है सबका प्रयास, तो ये हमारे सबके एफर्ट से यही काम चल रहे हैं। और जितना भी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पर, वो सिर्फ हम सबकी एफर्ट से ही है, हमारी पॉजिटिव सोच के साथ में है ये। और जितना भी चेंज अभी इतना आया है, आगे भी जो आएगा वो भी हमें लगता है कि बीजेपी ही है एक ऐसा, अभी इस समय कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ बीजेपी काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से यहाँ लोगों को एम्पावर किया है वो एक बहुत ही बेहतरीन है। और आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा। अच्छा मैडम, लोगों का कहना है, सवाल करते हैं लोग, जो ग्रीवेंस सेल, गवर्नर्स ग्रीवेंस सेल है, उसमें कई साल से ग्रीवेंसेस पड़ी है। जो 15 दिन का दावा है ग्रीवेंस डिसाइड करने का, वो फजूल है, उसमें कोई चीज दिखती ही नहीं है। तो जब 2 साल 3 साल ग्रीवेंस रहती है तो फिर इसको डिस्पोज किया जा रहा है, डिस्पोज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है डिस्पोज? उसका कंक्लूजन नहीं आ रहा है, उसका वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उन ग्रीवेंसेस में बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं, कमिश्नर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ऐसे ऐसे लोग फंस जाते हैं। तो फिर उन ग्रीवेंसेस का कोई ये सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो जो वो ग्रीवेंस है उस पर भी लोगों का जो भरोसा है खत्म हो गया है। देखिए एलजी साहब हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो ग्रीवेंस सेल्स की बात अगर आपने करी है तो एकदम से तो सब कुछ नहीं हो जाता है ना, टाइम लगता है हर चीज को। कहाँ इतने साल से कुछ भी नहीं हुआ। अब इस समय कश्मीर यूटी है, एलजी साहब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं मानती हूं कि जितना वो फील्ड में रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, जितने काम करते हैं, मुझे लगता है इससे पहले कोई काम नहीं हुए एलजी लेवल पर जो अब हो रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो और गवर्नमेंट बने हमारी, तो सारा काम और इजी हो जाए। जो नहीं हो रहा है वो भी हो जाएगा। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस एम्प्लॉयज की रखी गई है ठीक नहीं है। नहीं, वो ठीक है। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो पहले कितने टाइम पर आ रहे हैं, किस टाइम पर आते थे, कब जाते थे, कुछ मालूम ही नहीं होता था। आज जब ये सिस्टम लागू हो गया है तो ये मालूम पड़ता है कि आप कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी था। तो ये जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक को फिंगर किया, अंदर गया दरवाजे से, तो दूसरे दरवाजे से निकल गया, तो दिन पूरा दिन अपना काम किया, फिर 4 बजे
3:30 बजे वापस आ गया, फिर फिंगर किया, फिर आराम से निकल गया। लोग ये कह रहे हैं कि जीपीएस सिस्टम रेस्टोर किया जाए। जीपीएस सिस्टम, बिल्कुल। जैसे हर एक एम्प्लॉय की पोजीशन पता लगे कि वो ऑफिस में है या घर में है या सब रोड पर है या फील्ड में है। ये लोगों की डिमांड है। जी जी। ग्राउंड पोजीशनिंग सिस्टम रेस्टोर किया जाए, हर एक टेलीफोन पर, मोबाइल पर जो भी एम्प्लॉई है तो उसका पता चले कि जो ये बायोमेट्रिक है, फिंगर यहाँ गेट दरवाजे पे किया और खिड़की से निकल गया। लोगों का इस पे भरोसा नहीं है। ये 3:30 बजे फिर आ जाएगा। नहीं, जीपीएस भी लागू होना चाहिए, वो भी अच्छा है कि जिससे ये लोगों की हाँ, सजेशन है। और वो अपने टाइम पर पूरा अपना टाइम दे, डिपार्टमेंट में काम करे, लोगों की जो भी पेंडिंग काम है उनको करना चाहिए। और इस तरह की अगर कोई कंप्लेंट आती है तो वही है कि हम ऐसी चीजों को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। और यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है कि जो इस समय चेंज ला करके यहाँ कश्मीर में काम किए जा रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि जितना भी कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट नहीं रहेगी आगे, क्योंकि यहाँ काम होना ही है, करना ही है, नहीं भी रहनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि 75 साल का रिकॉर्ड है। बिल्कुल। जो मैं अब ये 75 साल से अब ये समय ऐसा है, लोगों का किसी पे भरोसा नहीं है कि होगा नहीं होगा, करेगा कि नहीं करेगा। नहीं, अब तो विश्वास बढ़ा है, लोगों का यकीन बढ़ा है, बहुत कुछ यकीन बढ़ा है। यहाँ काम हो रहे हैं, डिपार्टमेंट्स में काम हो रहे हैं, सभी नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। लेकिन फिर वही है कि जो इतने टाइम से बिल्कुल ही सिस्टम डैमेज था, आज वो स्ट्रक्चर बना है और काम यहाँ हो रहे हैं। अगर कोई भी कंप्लेंट आती है उसके ऊपर एक्शन होता है। लोग खुश भी हैं जब उनकी एप्लीकेशंस के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। जैसे बैक टू विलेज हुआ, ब्लॉक दिवस मनाया जाता है, बैक टू विलेज होता है, उसमें डिमांड रेज होती है, वो डिमांड्स पूरी होती है। पीएचई का मसला था, कहीं जैसे जल जीवन मिशन के तहत 24 में देना ही है सबको टैप, घर में नल होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। इन सब पे काम चल रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा थोड़ा, लेकिन काम तो हो रहे हैं। अच्छा, अगर लेक्स की बात करें, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा लेक वलूर है जी, और इस एशिया में इसका सेकंड पोजीशन है। अगर उसको देखा जाए, वलर को देखा जाए, वो जो नजारा है क्या पेश कर रहा है, एक मुर्दा जानवर की तरह वो दिख रहा है मेरे को। वहां पर कितनी गंदगी पड़ी है, कितनी गलाजत पड़ी है, कितना गार्बेज पड़ा है, तो कोई इस तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहा है। जैसे कि आप करें कि डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ से ये हो रहा है, फिर वो हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे लगता है अगर वॉलर को डेवलप किया जाए तो एक तो यहाँ टूरिज्म या टूरिस्ट वो स्पॉट बन जाता, और यहाँ इकोनॉमिकल जो ट्रांजैक्शन वो यहाँ बढ़ जाती, और जो रोजगार के जो वसाइल है वो भी पैदा हो जाते। तो 75 साल से तो वॉलर को किसी ने देखा नहीं। अब आपकी सरकार है, आप वॉलर को किस नजर से देख रहे हैं, या और भी ये परिंदों की चरागाहें हैं तो उनको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कुछ जगह पे इश्यूज हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, चाहे वो वोलर लेक हो या कोई एरिया, कोई सा भी एरिया हो, जहाँ की ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसको सबसे पहले हमारे को देखना है कि जो वेस्ट डाला जा रहा है तो वो हम लोग खुद ही गंदा करते हैं, अपने घरों से सफाइयां करते हैं और रोड पर डाल देते हैं। रोड पे कैसे उसको कलेक्ट किया जाए, वो एक पोजीशन देखने वाली है कि हम भी जब जाते हैं तो वेस्ट की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई देती है। हमारी पंचायतों में भी कभी ये हमने देखा है कि वहाँ भी वेस्ट जो है ना ओपनली डाला जाता है, जिससे डॉग्स आते हैं, वो फिर वो और प्रॉब्लम बन जाती है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो उनको काटते हैं। तो ये हर तरह से ये सॉलिड वेस्ट जो हम जनरेट करते हैं ना, उसकी एक लैंडफिल साइड होनी चाहिए, और वेस्ट मैनेजमेंट ही नहीं, वेस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ में हमारे को ट्रीटमेंट हमें मिलना चाहिए।
अब वोलर लेक जहां हम लोग गए हैं वहां कुछ जगहों पर ऐसी प्रॉब्लम है कि उनकी लैंड अपनी नहीं है, और जो टूरिस्ट लोग आते हैं, अभी तो इतना नहीं है लेकिन कभी हम देखते हैं कि टूरिस्ट लोग आए, उन्होंने अपना कुछ भी खाना, पैकिंग मटेरियल है या कुछ भी जो साथ में लाते हैं वो वहीं डाल देते हैं, तो ये गंदा होता है सब एरिया। तो ये एक अवेयरनेस उनको देना चाहिए कि आप जो भी आप यहाँ डाल रहे हैं, वेस्ट डाल रहे हैं, उसको आप यहाँ से अपने साथ में उठा लेके जाइए, और जहाँ डस्टबिन है आप वहाँ उसको थ्रो करें, ऐसे कहीं भी नहीं डाल सकते हैं। देखिए ये करने वाले भी हम ही लोग हैं, सब हमारे ही लोग हैं। जब हम किस चीज की सफाई नहीं करते तो गंदा भी नहीं करना चाहिए, और उस जगह पे बिल्कुल गंदा नहीं करना चाहिए जहां पे वेस्ट कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, काम है। टूरिस्ट स्पॉट है, जगह जगह डस्टबिन रखे गए हैं, लोग डस्टबिन में वेस्ट नहीं डालते हैं, ऐसे ही थ्रो कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो आते हैं बॉटल से कुछ, उन्होंने अपना कुछ भी सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आते हैं, वो पीते हैं और वो लेक में डाल देते हैं। तो ये सब चीजें देखने वाली बात ये है कि इन सब में रोल जो है वहां के लोगों का है, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है वो लोग उसको कोशिश करेंगे मिनिमाइज करें। जो गंदगी फैला रहे हैं उनको मना किया जाए, अवेयरनेस प्रोग्राम दिए जाए, जगह जगह अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, लोगों को अवेयर कराना चाहिए कि आप एनवायरनमेंट को इससे नुकसान पहुंचता है, आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, और ये इलीगल भी है। वोलर लेक का जहां जहां मैं गई हूं वहां वहां मैंने देखा है कि जब मैंने विजिट किया तो फिलहाल वहां ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी मुझे। जहां थी वहां उन्होंने उसका समाधान भी हमें दिया कि हम लोग इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं अपने लेवल पर। लेकिन ऑल ओवर अगर हम देखें तो वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जो है वो बहुत ही जगह जगह देखने में मिलता है, जिससे गंदगी ज्यादा दिखाई देती है, और उसके लिए जो है एक ही है कि ट्रीटमेंट यही होना चाहिए कि लैंडफिल साइट जो है वो प्रॉपर हो और वहीं पर वेस्ट जो है जाए, सेग्रीगेट करें। अगर इससे अच्छा ऑप्शन कोई दूसरा नहीं है कि अगर घर में ही सेग्रीगेट करके दिया जाए, जैसे सब जगह है, सेग्रीगेट करें फिर उसको हैंड ओवर करें, ऐसे रोड पे ना डालें। तो इसका एक ही वो है कि इस समस्या से हमें जो निपटारा मिलेगा, वो ये छुटकारा मिलेगा, वो यही होगा कि लोगों को अवेयर कराना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। इसमें हमारे स्कूल्स के बच्चों का बड़ा अच्छा रोल है। स्कूल कॉलेज लेवल पे हम इनको बताएं कि बच्चे जब कोई बात बोलते हैं, बहुत सी जगह हम जब निकलते हैं रोड पर तो देखते हैं कि गाड़ियों से जो लोग निकल रहे होते हैं तो कुछ भी रैपर होता है, कुछ भी होता है, वो डालते हुए जाते हैं रोड पर। तो ये रुकना चाहिए, ये खुद को। फिर वही है कि अवेयरनेस प्रोग्राम, लोगों को अवेयर कराया जाए कि आप इस तरह से रोड पर डालेंगे तो यह हम अपने ही एरिया को गंदा कर रहे हैं। तो जगह जगह अवेयरनेस प्रोग्राम देने चाहिए, स्कूल कॉलेज लेवल पे करना चाहिए। मैडम सरकार डल पर काम कर रही है, उसको क्लीन कर रही है, सफाई का अभियान वहां पे चलाया जा रहा है डल पे। तो मेरा ये कहने का मतलब ये था कि वॉलर पे 5 डिपार्टमेंट इस वक्त काम कर रहे हैं। टूरिज्म भी है वहाँ पे, फॉरेस्ट भी है वहाँ, जियोलॉजी माइनिंग भी है, और भी पता नहीं कौन कौन सा डिपार्टमेंट है वहाँ पे, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है। ये क्या कर रहे हैं फिर, एक रेडी रेत जो दरिया से निकाला जा रहा है, जो दरिया से निकाली जा रही है, एक रेडी रेत, उस पे 5,000 रुपए 10,000 रुपए जुर्माना लगता है, या जेल जा, कोई बेचारा जेल जाता है, या उस पे एफआईआर लग जाता है। तो ये लोग वहां क्या कर रहे हैं? तो ये जो रेत निकालने वाले को पकड़ लेते हैं, उससे पैसे ले लेते हैं या छोड़ देते हैं, उनका काम है। तो वो किसका काम है फिर? देखिए इस पे भी एक्ट और रूल्स है, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो रूल उसके आ गए। फिर अगर पानी कोई गंदा कर रहा है, 5 डिपार्टमेंट है वहां पे, इलीगल जो 5 डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं वहां पर? वो दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं क्या? कितना पैसा हम उनको दे रहे हैं, वो हमको क्या दे रहे हैं? इसके बदले में गंदगी दे रहे हैं, गंदा कर रहे हैं वो लोग। नहीं, इस पे एक्ट और रूल है, और जहां जहां ये हुआ है हमने वहां रुकवाया है, और स्ट्रिक्टली रुकवाया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी लिखा है, हर जगह हमने अपनी
जो कंप्लेंट थी पब्लिक की वो हमने भेजी आगे और उस पर रोक भी लगाई गई है। ये इलीगल एक्सट्रैक्ट करना ये ठीक नहीं है, और जब ये चोरी छुपे काम होते हैं और पता चलता है जहां जहां से कंप्लेंट आई तो वहां हमने कार्रवाई की है। अच्छा मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। अब आपसे यही चाहेंगे हम कि आप अपने मैसेज में खासकर जो वुमेन फोक है, खवातीन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, और जो जनरल सोसाइटी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहला मेरा अपने यूथ को मैसेज देना है कि आप ड्रग्स का इस्तेमाल ना करें, ड्रग्स से बचें, और अगर कोई आपके आसपास कोई भी ड्रग्स एडिक्ट दिखता है तो आप उसकी काउंसलिंग कराएं और उसको एक मेन स्ट्रीम से जोड़ें और नॉर्मल लाइफ जीने का हक दें उसे। दूसरा मेरा वुमेन के लिए, अपनी ख़वातीनों के लिए मैसेज है कि वो आगे आए। वैसे बहुत आगे आके उन्होंने काम किए हैं, बहुत रोल निभाती हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फील्ड में काम करती हैं या जॉब में है उनका। तो मैं उनको भी ये कहूँगी कि जिस तरह से आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं घर में भी और बाहर भी, तो ये बहुत ही, मैं आप लोगों को इस बात के लिए अप्रिशिएट करती हूँ, और आप काम करते रहें। और अगर एक फैमिली अगर अच्छे से सेटल होती है तो उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि महिलाएं जो हैं, खवातीन जो हैं, वो पूरी फैमिली को, पूरे समाज को चेंज कर सकती हैं। जिस तरह से हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, कश्मीर में 60,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, लड़कियां, आर्टिजन्स, और वो इंडिपेंडेंट काम करती हैं, तो ये देश के लिए और कश्मीर के लिए एक बहुत खुशी की बात है। और वुमेन्स के लिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारा 33% हम लोगों को रिजर्वेशन है वुमेन्स को, जिससे वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और काम करें। मेरा पॉइंट यही रहेगा कि जिस तरह से हमारा कश्मीर में डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं, पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी इसमें अपना रोल निभा रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट वर्क और इनमें तेजी आनी चाहिए। कश्मीर में डेवलपमेंट होना चाहिए, और कश्मीर को पूरे भारत से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक होना चाहिए, और दिखना चाहिए कि कश्मीर अब वो कश्मीर नहीं रहा। आज कश्मीर पूरी तरह से बदल चुका है, सोच बदल चुकी है, यहाँ डेवलपमेंट वर्क बहुत अच्छे से हो रहे हैं, और आने वाला टाइम कश्मीर के लिए और कश्मीर की आवाम के लिए बहुत ही खूबसूरत और गोल्डन लफ्जों में लिखा जाए। ये मेरा मैडम, आपसे रुखसत जरूर लेंगे हम। ये आखिरी सवाल मेरी ख्वाहिश है आपसे पूछने की, नशा मुक्त अभियान जो चला रही है सरकार, पूरी जोर से चला रही है, लोग इसमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, कि मतलब लोग कह रहे हैं कि ये अगर नशा मुक्त अभियान है तो वाइन को, शराब को आप किस नजर से देखते हैं? फिर ये नशा नहीं है? देखिए, ये तो बिल्कुल आप इस बात को मैं आपका कहना जो है कि ये शराब जो है ये हर तरह से गलती है, और इसको मैं कभी अच्छा नहीं बोलूंगी, और कोई भी अच्छा नहीं बोलेगा, मैं ही नहीं, कोई भी अच्छा नहीं बोलेगा। लेकिन कहीं एक आप भी समझते हो, हर कोई इंसान समझता है कि जैसे कश्मीर में जो ये चल रहा है ये ठीक नहीं है, और जो लोग इसका यूज करते हैं, तो कहीं लगता है कि जैसे इकोनॉमिक्स में कहा जाता है डिमांड और सप्लाई, जहां डिमांड होती है तो वहीं तो सप्लाई होती है ना। तो जब कोई पिएगा या कोई इसमें आगे आके किसी ने कोई डिमांड रखी होगी, क्या हुआ होगा वो तो मुझे नहीं मालूम है इतना, लेकिन हाँ मैंने सुना है कि इस तरह से बारामूला में ये एक वाइन की शॉप वहां खोली गई है, और हमने आगे इस बात को
इस बात के लिए पूरी तरह से पार्टी लेवल पे भी बात करी थी, तो कश्मीर में ऐसा नहीं है कि इस चीज को बढ़ावा दिया जाएगा या बढ़ावा दिया जा रहा है। ड्रग्स से दूर रहें, ये भी एक तरह का ड्रग्स ही है जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है। ये तो हम सबको समझना है और इसके लिए हम सबको मिलकर के ही इनिशिएटिव ये लेना है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए या हमारे लिए नुकसान वाली है। इससे हमारी बॉडी। आखिरी सवाल होगा मेरा, पंच सरपंच जो भी काम ले रहे हैं ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, खुद अपने नाम पर ले रहे हैं और फिर डिलीवर कर रहे हैं, कंट्रैक्टर को डिलीवर कर रहे हैं, उनसे कमीशन ले रहे हैं। काम का जितना बड़ा काम होगा, 5 लाख का काम 50,000, 40,000, 20,000, 30,000 पंच ले लेते हैं, सरपंच ले लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी शिकायत है, हर जगह आ रही है, ऐसी शिकायत आ रही है। तो कोई कार्रवाई इस पर आप कर सकते हैं कि या लोगों का कहना ही रहेगा? देखिए, मेरी नोटिस में अभी, अगर मैं बात करूंगी, मेरी नोटिस में अभी इस तरह का कोई केस नहीं है कि किसी ने मेरे को कंप्लेंट करी है कि कोई ऐसा ले रहा है। अगर कोई लेता है तो हम इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे, क्योंकि ये डेवलपमेंट वर्क है और इसमें पंच सरपंच जो हैं उसमें इनका कोई ऐसा रोल नहीं है। इनको काम करना है, इनको मॉनिटर करना है, इनको देखना है क्या इनके गांव में क्या क्या काम हुए, क्या क्या नहीं हुए, अपने गांव को डेवलप करना है। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर इसमें किसी का हाथ है इस तरह का, तो वो अभी हमारे नोटिस में ऐसा अभी तक नहीं आई ये बात मेरे उसमें। अगर इस तरह की कोई बात अगर सामने आती है तो हम उस पर एक्शन जरूर लेंगे। चलिए नाज़रीन, ये है डॉक्टर फरीदा खान जिन्होंने बड़े फराग दिली से सवालात का जवाब दिया और तीखे सवालों के भी जवाब दिए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं और शुक्रिया भी करते हैं इस प्रोग्राम में आने का। इंशाल्लाह अगर कुछ बाकी पूछना रह गया तो अगली मुलाकातों में इनसे बात करेंगे हम। जी। तो सवाल लोगों के होंगे और जवाब डॉक्टर साहब जी फरीदा खान साहब के होंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया।